तो यार जैसे कि कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आप सबको बताया था कि मैं एक न्यू मनहवा की शुरुआत करने को जा रहा हूँ। इसका स्टोरी लाइन बिल्कुल प्लेयर हु कांट लेवल अप की तरह है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर प्लेयर होने के बावजूद भी लेवल अप नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ तक अपनी बहन को भी खो देता है। बस वो मरते दौरान कह रहा होता है कि काश काश कि मुझे दूसरा मौका दिया जाए। ये कहानी एक ऐसे प्लेयर की जो कि प्लेयर होने के नाते एक दब्बा होता है, मगर फिर वो कैसे मेहनत करके अपने आप को एक बैड एस प्लेयर में बदल डालता है। साथ ही स्ट्राइक वगैरह से बचने के लिए मैंने इस मनहवा को एआई के थ्रू कुछ जगह पे एनिमेशन भी दिया है। बाय द वे काफी सारे लोग मुझे प्लेयर हु कांट लेवल अप सीजन 3 अपलोड करने को कह रहे हैं, तो मैं उन सब को बता दूं स्ट्राइक की वजह से मैं उस सीरीज को अपने इस चैनल पे अपलोड तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं जल्दी उसे अपने दूसरे चैनल एनिमे रैंक्स पे अपलोड करने को जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग प्लेयर हु कांट लेवल अप सीजन 3 की एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो एनिमे रैंक्स को जाके सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलो यार अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जो कि अपनी जख्मी हालत में अपनी बहन को किसी एक अनजान प्लेयर से बचा रहा होता है। लड़ते लड़ते हमारा मेन कैरेक्टर इस कदर जख्मी हो गया होता है कि उसके पैरों में अब दम नहीं बचा होता कि वो दोबारा खड़ा हो पाए। तभी वह अनजान प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि पावर मॉड्यूल को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर इसके जवाब में कहता है कि तुम जानते हो कि मुझे पावर मॉड्यूल की तुमसे ज्यादा जरूरत है अपनी बहन की जान को बचाने के लिए। तो वही अनजान प्लेयर कहने लगता है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तभी तो यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी बहन की अपने हाथों से जान लेने। वो कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ये कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को अपनी पावर से उसे अपनी ओर खींचता है और उसके गले को जा पकड़ता है। मेन कैरेक्टर जख्मी हालत में बस चिल्लाने के अलावा कुछ ना कर पाता। वो चिल्लाता रहता कि उसे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर खुद को लाचार पाता और यहाँ तक अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता। हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यही देख के वो अपने लाइटनिंग ब्लेड का इस्तेमाल करके उस प्लेयर के खिलाफ वार करने की कोशिश करता तो है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का हमला उस प्लेयर की शील्ड को आर पार ना कर पाता। उसकी ये फोर्स देख के हमारा मेन कैरेक्टर हिरांगी से कहने लगता है कि तुम तो न्यू ऑर्डर से बिलोंग करते हो, क्योंकि ऐसी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑर्डर्स वालों के पास ही पाई जाती है। वही अनजान प्लेयर कहता है तो तुमने ये सच्चाई जान ही ली, मगर अब बच्चे काफी ज्यादा देर हो चुकी है। ये कहते हुए वो अपनी आंखों से काफी ज्यादा शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इसके कारण वो हमारे मेन कैरेक्टर को उड़ा के दीवार से दे मारता है। हद पार हो जाती हमारा मेन कैरेक्टर अब हिलने के भी काबिल ना रहता। भला आसानी से अब वो अनजान प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से मॉड्यूल छीनने के बाद उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता। हमारा मेन कैरेक्टर आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की गहराइयों की ओर जू ऊपर से गिर रहा होता है। उसके मन में काफी ज्यादा पछतावा होता है। वो रोते हुए खुदा से कहता है ए खुदाया, अगर तू वाकई में दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो तूने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मेरी बहन को मार दिया और अब मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया। वो ये जू क्या रहा होता है, वो खुद को काफी ज्यादा कोस रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, काश कि मैं स्ट्रांग होता, या फिर एटलीस्ट मैं वक्त में अगर पीछे जा पाता तो मैं अपनी बहन को जरूर बचा लेता। वो ये सब कुछ आंखें बंद करके बोल आता है, मगर जब वो आंख खोलता है तो वो अपने आप को अपने घर में अपने बेड पे लेटा हुआ पाता है। वो हैरांगी से उठता, आसपास की चीजों को देखता, उसे मालूम पड़ता कि ये तो मेरा ही घर है। डिजिटल कैलेंडर को देखने के बाद तभी कहीं जाके उससे होश आती है कि हाँ यार कि वो तो टाइम है 10 साल पीछे आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरांगी से विंडो से बाहर झांकता है कि इसी लम्हे में उसकी नजर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पे पड़ती है। उस डिस्प्ले पे एक वर्चुअल गेम का इश्तिहार जारी होता है। हाँ, एक ऐसी गेम जिसके अंदर तुम जा सकते हो और उससे बिल्कुल एक असली दुनिया की तरह फील कर सकते हो। इस इश्तिहार को देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है तो ये वाकई में सपना नहीं है। 10 साल पहले ये वर्चुअल गेम लॉन्च हुई थी, मतलब कि आज ये गेम सुबह सवेरे लॉन्च हो चुकी है। इसी बीच में उसकी बहन यहाँ पे एंटर करते हुए कहती है बड़े भैया या तो आपकी गेम आ चुकी है, ये वही वर्चुअल गेम है जो कि आज सुबह ही लॉन्च हुई है। तो हाँ यार, हमें उसकी बहन से मालूम पड़ा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यातो है। यातो इस गेम सेट को देख के अपने मन में कहने लगता है ये वर्चुअल गेम है जो कि आज सुबह हाल ही में ही लॉन्च हुई है। इस गेम का नाम है लॉस्ट टच विद रियलिटी, मगर चूंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ इस गेम में एक बग भी था
वो एक ऐसा बग था जो कि हमारी असली जिंदगी पे भी असरअंदाज करता है। इस गेम में बग के कारण कुछ प्लेयर्स के पास असली दुनिया में भी स्पेशल पावर्स आ गई थी। हालांकि इस बग को काफी जल्दी फिक्स तो कर दिया गया था, मगर जिन्होंने पहले पावर्स को पा लिया था वो अभी भी अपनी असली दुनिया में भी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे। वो स्पेशल प्लेयर खिलाने लगे और यहाँ तक तो कुछ लोग दुनिया पे भी राज करने लगे थे। लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से तो मैंने अपनी बहन लूसी को भी उस रात खो दिया और मैं खुद भी उसी रात मारा गया। चाहे जरूर एक बग के कारण ही तुम इस गेम की पावर्स को असली दुनिया में भी इस्तेमाल कर पाते हो। अलबत्ता गेम की शक्तियों का असली दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इस गेम को कुछ दिनों तक खेलना पड़ेगा, तभी तो इस गेम की पावर्स तुम असली दुनिया में भी इस्तेमाल कर पाओगे। इसी दौरान या तो अपनी बहन को कस के गले लगाते हुए अपने मन में कहने लगता है, लूसी पिछली बार मैंने तुम्हें मरने दिया, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम पे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। और जिन लोगों ने हमें तकलीफ देने की कोशिश की है उनसे तो मैं एक एक पाई का हिसाब लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है तुमसे। लूसी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, बड़े भैया आप कैसी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। इन सब के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर वर्चुअल वर्ल्ड में जाने ही लगता है, वो अपने मन में सोचता है, जहां तक मुझे याद है इस बग को इन्होंने 30 दिन के अंदर ही फिक्स कर दिया था, तो मेरे ख्याल से ये बग ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 दिन ही लेता है और 20 दिनों बाद तुम इस पावर को असली दुनिया में भी इस्तेमाल कर पाओगे। मगर इससे पहले मुझे अपने लिए एक सूटेबल पावर को ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल मैं करूं और लेवल अप करके असली दुनिया में ले आऊं। अब इसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर खुद को वर्चुअल वर्ल्ड में पाता है, मतलब कि इस गेम के अंदर वहां पे यादों की तरह ही काफी सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि कुछ तो इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और कुछ इस गेम की खूबसूरती से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हालांकि या तो ये सब कुछ पहले ही देख चुका होता है तो वो यहाँ पे ज्यादा हैरान नहीं होता। वो बिना किसी देरी के फोना से ट्रेनिंग रूम में जाता है ताकि वो अपने लिए बेस्ट वेपन को सेलेक्ट कर पाए जो कि उसके जिस्म के साथ सुटेबल हो। इसलिए तो या तो एक एक करके हर एक शॉट को टेस्ट आउट कर रहा होता है और जो भी वेपन उसे स्पेशल किस्म का सिग्नल देगी वो उसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल है। या तो धीरे धीरे करके हर एक शॉट को टेस्ट आउट करता, लेकिन कोई भी उसके साथ स्पेशल अवेकनिंग का साइन ना देती। पास में ही मौजूद एक लड़की भी यादों को थोड़ी दूरी से देख रही होती है और वो सोचने लगती है, आखिर ये लड़का हवा में इस शॉट को क्यों ले रहा है, क्या इससे मजा आ रहा है। अभी हमें दूसरे दिन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे या तो आज भी गेम में वेपन को ही टेस्ट आउट कर रहा होता है, जबकि हमें मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ टास्क वगैरह को क्लियर करके अपने लेवल्स को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, लेकिन यातो का लेवल अभी भी 1 पे ही है और वो अभी भी वेपन को ही टेस्ट आउट कर रहा है। मगर काफी बार शॉट लेराने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक स्किल अनलॉक हो जाता है कि अगर उसे कोई भी सूटेबल वेपन मिली तो वो अपने सूटेबल वेपन की पावर को किसी दूसरी वेपन में भी डाल के इस्तेमाल कर पाएगा। तभी तो इस स्किल को कहा जाता है मास्टर ऑफ आर्म्स। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने शॉट की सारी वेपन को टेस्ट आउट कर लिया होता है, लेकिन अभी भी उसके साथ कोई सूटेबल वेपन नहीं मिलती। यही देख के या तो इसके बाद शूटिंग एरिया में जाता है जहाँ पे वो शूटिंग वेपन को टेस्ट आउट करने लगता है और जब वो एक हैंड पिस्टल को बार बार चला रहा होता है कि अचानक से उसमें से स्पेशल अवेकनिंग की चमक निकलती है। इसका मतलब है वो यातो के साथ कंपैटिबिलिटी देती है। अब पास में वही लड़की दोबारा से यातो को देखने आती है कि क्या वो अभी भी हवा में ही वेपन्स को चला रहा है। कि अचानक से वो एक खतरनाक किस्म की डिवाइन एनर्जी को महसूस कर पाती है, जिन्हें समय वो नोटिस करती कि वो डिवाइन एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि यातो के जिस्म से निकल लिया। ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होने लगती है कि ये इस लड़के ने इतनी गजब किस्म की पावर को कैसे अनलॉक कर लिया। या तो अपने मन में सोचने लगता है, फाइनली मैंने पहला कदम ले लिया। पावर्स को अवेकन करने के लिए सबसे पहले कंपैटिबल वेपन को ढूंढना पड़ता है। मैं पहले ही बता दूं, जहां पे लोग अपने लेवल अप करने में मगन थे वहीं पे यातो ने सबसे पहले लेवल को इग्नोर करते हुए अपने लिए कंपैटिबल वेपन दिया जो कि उसे इतनी पावर दे रही है कि शायद से वो लेवल 40 वालों के पास भी ना हो। और जैसे कि हाल ही में ही यातो ने मास्टर ऑफ आर्म स्किल को अनलॉक किया होता है कि अगर उसे सुटेबल वेपन मिल गई तो वो उसकी पावर किसी भी दूसरी वेपन में डाल के अपनी सुटेबल वेपन की तरह ही इस्तेमाल कर पाएगा। या तो अब जाके हैंड पिस्टल और एक नाइफ को भी बाय करता है, मगर बदले में उसे असली पैसे देने पड़ते हैं। या तो हाथ में नाइफ को देख के कहने लगता है, फाइनली मैं इससे भी कंपैटिबल वेपन की तरह ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास पिस्टल भी है और हाथ में नाइफ भी है, मैं दूर से भी और करीब से भी लड़ सकता हूँ। अब बस बाकी है तो मुझे अपना लेवल अप करना होगा जितना ज्यादा हो सकता है। या तो सोच रहा था, चूंकि मैं वेपन प्रैक्टिस में इस कदर मगन
था लोगों ने काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया। मुझे जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा और इसके लिए मुझे मिरर इमेज हॉल में पहुंच के मिरर इमेजेस के खिलाफ लड़ना होगा। वहां पे सबसे खतरनाक अपोनेंट्स होते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें काफी पैसा मिलता है और बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप होता है। या तो जब मेन हॉल में पहुंचता है तो वहां पे वो दो प्लेयर्स को रोते हुए देखता है। वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि मिरर इमेजेस के अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कब से लेवल अप करो लेकिन फर्स्ट अपोनेंट को भी नहीं हरा पाया। या तो ये सुन के अपने मन में कहने लगता है यही तो तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम लोगों को कंपैटिबल वेपन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सोच के या तो अब चैलेंज के लिए आगे बढ़ने ही लगता है। दो प्लेयर्स की नजर यातो पे पड़ती है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। देखो एक और बेवकूफ आ रहा है जिसका लेवल काफी कम है और मिरर इमेजेस को चैलेंज करने जा रहा है। हम इस पे शर्त लगा के अपने पैसों को बर्बाद नहीं करेंगे, ये तो वैसे भी हार ही जाएगा। अब यातो के सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है जिसमें मुख्तलिफ लेवल्स के मिरर इमेजेस होती है। जितना हाई लेवल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मिरर इमेजेस होगी। यहाँ तक लेवल 5 का भी मिरर इमेजेस वाला अपोनेंट आम लेवल 5 वाले बंदे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि यातो का लेवल 0 होता है तो वो सबसे पहले लेवल 5 वाले को चैलेंज करता है। तो अभी यातो यहाँ से गायब होके मैच रूम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे उसके सामने उसका अपोनेंट मिरर इमेजेस का लेवल 5 खड़ा होता है। बैटल की शुरुआत होते ही दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, अपना पहला वार आजमाते हैं और दोनों ही बड़ी आसानी से एक दूसरे के पहले वार को डॉज भी कर लेते हैं। मगर इसके तुरंत बाद मिरर इमेज अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपनी शॉट को लहराते हुए यातो की पिस्टल को उसके हाथ से उड़ा के फेंक देता है। और इसी लम्हे में मिरर इमेज अपना जो ही दूसरे वार से यातो का काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि यातो अपनी शॉट को निकाल के उसके हमले को रोक लेता है। यातो अपने मन में कहने लगता है चलो इतना तो मान लेते हैं कि तुम आम लेवल 5 वाले हो के भी लेवल 15 जितनी पावर रखते हो, मगर मेरी डिवाइन एनर्जी के आगे तुम भी ज्यादा देर तक अपने कदम नहीं जमा पाओगे। ये कहते हुए यातो यहाँ पे अपने मास्टर आर्म स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने इस मामूली शॉट को कंपैटिबल वेपन में बदल देता है। देखते देखते वो एक छोटी सी नाइफ से बड़ी शॉट में बदल जाती है। यातो अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके अब उसकी शॉट को 2 टुकड़ों में कर देता है। मगर कहानी तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। वो अपने एक वार से न सिर्फ उसकी शॉट के 2 टुकड़े करता है बल्कि उसकी भी वहीं पे जान को नोच लेता है। इसकी जीत की वजह से यहाँ पे यातो को $1000 भी मिलते हैं और इसके साथ ही साथ यातो के लेवल को भी बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हमें मैच रूम के बाहर की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम उन्हीं दोनों प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एक लम्हे पहले यातो का मजाक उड़ा रहे थे, जो कि अभी भी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिरर इमेजेस के खिलाफ सब चंद प्लेयर ही जीत पाते हैं। तो ऐसे प्लेयर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है जिसपे हम शर्त रखें और अपना पैसा दांव पे लगाए। कि इसी बीच में उनकी नजर यातो पे पड़ती है और वो जो मैच रूम से बाहर निकलता है सिस्टम अनाउंस करता है कि यातो की जीत हुई है। ये देख के दोनों के दोनों प्लेयर्स वहीं पे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर एक लेवल 0 वाले प्लेयर ने इमेज लेवल 5 को कैसे हरा दिया। ऊपर से मिरर इमेज का लेवल 5 आम प्लेयर के मुताबिक 15 लेवल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यही प्लेयर नोटिस करते हैं कि यातो दोबारा से नेक्स्ट लेवल वाले मिरर इमेज को चैलेंज करने जा रहा है। वो लोग फौरन से अपना पैसा यातो पे बैट के लिए लगा देते हैं। यातो वहीं पे खड़ा फिर से सोचने लगता है तो आखिर ये फायदे हैं कंपैटिबल वेपन के। इसी वजह से तो मेरे पिछली जिंदगी के जो प्लेयर्स थे वो काफी ज्यादा तबाही मचाते थे। अब बस मुझे जल्द से जल्द अपने लेवल और अपनी वेपन को बढ़ाना है, इससे पहले ये बग फिक्स हो जाए। अब यातो दोबारा से मैच रूम के अंदर चला जाता है और इस बार वो लेवल 10 वाले मिरर इमेज को चैलेंज करता है। यही देख के पास में मौजूद उन्हीं 2 प्लेयर्स की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो समझा होता है कि शायद से यातो दोबारा से लेवल 5 वाले को ही चैलेंज करेगा, लेकिन उल्टा इस बार उसने लेवल 10 वाले को चैलेंज कर दिया। उन दोनों प्लेयर्स को टेंशन होने लगती है कि चाहे जरूर वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस बार वो जरूर हारेगा और हमने तो उस पे पैसा भी दांव पे लगा दिया। हालांकि मार्केट में दूसरे लोग सारा का सारा पैसा लेवल 10 वाले मिरर इमेज पे लगाते हैं। उन दोनों का अब परेशानी से बुरा हाल हो रहा होता है कि हमने तो $1,000,000 बेट पे लगा दिया। कहानी मैच रूम में जाती है जहाँ पे यातो और उसका अपोनेंट आमने सामने खड़े होते हैं। यातो को मालूम होता है कि लेवल 10 वाले मिरर इमेजेस से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैच के शुरू होते ही यातो उस पे काफी सारी अपनी पिस्टल से फायर करता है जो कि वो कुछ लॉक लेता है और कुछ को डॉज कर लेता है और अपनी गजब किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए नजर चपकते यातो के पास आके उस पर एक जानलेवा वार करता है। उसके सब एक ही वार से यातो की 80% HP तो यहीं पे खत्म हो जाती है। यातो इस पर परेशानी से कहता है दिखने से तो लगता है मैंने उससे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, वो इससे
भी कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला। या तो यहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पे एक वार करता है जो कि मिरर इमेज को लगता तो है, मगर इसके बावजूद भी उसकी एचपी में जर्रा सी भी कमी तक ना आती। या तो सोचने लगता है कि मिरर इमेज के लेवल 10 की पावर आम प्लेयर की लेवल 41 जितनी होती है। मगर कंपैटिबल वेपन का एक और फायदा भी है कि तुम अपने सारे वार की पावर को एक हमले में जमा करके कर सकते हो। वो मिरर इमेज जो यातो के पास आने ही लगता है कि या तो अपनी सारी हमले की ताकत को एक वार में बदलते हुए अपनी वेपन से शूट करता है। ये थर्मल बुलेट सीधा जाके मिरर इमेज के आर पार हो जाती है और इसी तरह वो लेवल 10 वाले मिरर इमेज को भी हराने में कामयाब होता है। उसको हराने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर यातो को अब पहले से दुगना पैसा और दुगना लेवल मिलता है और साथ ही साथ उसे एक नया स्किल भी मिलता है जिसके कारण वो अपनी एचपी को रिकवर कर सकता है। यूं ही यातो मैच रूम से टेलीपोर्ट होके सीधा मेन हॉल में आ जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि यातो की दोबारा से विक्ट्री हुई है, जो देख के फाइनली उन दोनों प्लेयर्स की जान में जान आती है। कहानी अब असली दुनिया पे जाती है जहाँ पे लूसी यातो को जगाती है और उससे कहती है कि इस गेम को बंद करके खाना खाओ। यातो जब खाने की टेबल पे बैठा होता है तो तब भी उसके दिमाग में इसी गेम के ख्याल घूम रहे होते हैं कि जो हीलिंग स्किल उसे मिला है ये तो इस गेम में काफी ज्यादा रेयर है। रेयर तो क्या बल्कि ना होने के बराबर है। अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी यहाँ तक ये वाला स्किल नहीं मिलता। चलो ये तो अच्छा हुआ कि फ्यूचर से यहाँ पे आने में काफी ज्यादा मुझे फायदा हुआ है। तो गेम को काफी ज्यादा समझदारी में खेलने की वजह से गेम का एल्गोरिथम समझता है कि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और तभी तो गेम ने मुझे इतना गजब किस्म का रेयर हीलिंग स्किल दिया। खाना खाने के बाद या तो दोबारा से गेम के अंदर लॉग इन करता है। अब कहानी उन्हीं दो प्लेयर्स पे जाती है जहाँ पे उन्हें एक अनजान प्लेयर आके पीट रहा होता है। वो उन्हें मारते हुए कहता है कि तुम लोगों ने उस पे बैट लगाई थी तो तुम लोगों को मालूम था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बताओ मुझे आखिर उसने लेवल 5 होने के बावजूद भी लेवल 10 वाले मिरर इमेज को कैसे हरा दिया। तो इसके जवाब में वो प्लेयर कहता है शिकन भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम था कि वो स्ट्रॉन्ग है और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक 10 लेवल के मिरर इमेज से पंगा लेगा। शिकन भाई प्लीज मुझे जाने दीजिएगा। तो इस पर शिकन कहता है ठीक है फिर, मगर एक शर्त पे। कहानी यातो पे जाती है जो कि गेम में लॉगिन करने के बाद ही फोन से मिरर इमेज को दोबारा से चैलेंज करने लगता है और इस बार भी वो अपने से हाई लेवल वाले मिरर इमेज को यहाँ पे चैलेंज करता है जिसका लेवल होता है 20। साथ ही हर बार की तरह वो दोनों प्लेयर्स हमारे मेन कैरेक्टर यातो पे ही बैट लगाते हैं और अब हम यातो को मैच रूम में देखते हैं। उसे एक न्यू स्किल भी मिला होता है। उस स्किल के कारण यातो के हमले 2 गुना ज्यादा दर्द करेंगे। तो यातो उसे अपने सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके फुल अपग्रेड कर लेता है और अब दोनों के बीच में एक खतरनाक किस्म का बैटल शुरू होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे पे हमले कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के हमले को डॉज और ब्लॉक कर ले होते हैं। मगर जो ही मिरर इमेज दोबारा से यातो को हमला करने आता ही है, यातो उसके हमले को करीबी से डॉज करते हुए उसके पीछे जाके उसके गले से जा पकड़ता है और बस अपनी थर्मल पिस्टल से एक ही सर पे शॉट लगाते ही वो उसकी जान को वहीं पे नोच लेता है। यातो को रिवार्ड के तौर पे दोबारा से उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। उसका लेवल को भी बढ़ा दिया जाता है जिससे वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ ही उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम होता है ब्लेसिंग, जो कि उसकी डिवाइन एनर्जी को पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ा देगा और उसके हमले और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब कहानी हॉल पे जाती है। जिन्होंने यातो के खिलाफ बैट लगाई होती है वो अब काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और पिट रहे होते हैं। हम उन्हीं 2 प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर वो सोचने लगते हैं कि शिकन ने हमें काम दिया था कि इस बार सारे लोगों के सामने मार्केट में तुम पैसा किसी और पे नहीं बल्कि यातो पे लगाना। अब जैसे कि यातो आसानी से ये वाला मैच जीत गया, अब अगले मैच में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और आखिरी लेवल मिरर इमेज को चैलेंज करेगा जिसका लेवल 30 है। तो अब शिकन के मुताबिक सारे के सारे लोग अगली बार पैसा किसी और पे नहीं बल्कि यातो पे लगाएंगे। मगर शितंग के मुताबिक लेवल 30 वाले मिरर इमेज से आज तक कोई जीत नहीं पाया। तो सारे के सारे लोग जब गेम में यातो पे पैसा लगा होगा, शिकन ही वो वाहिद शख्स होगा जो कि अपना पैसा किसी और पे नहीं बल्कि लेवल 30 के मिरर इमेज पे लगाएगा। तो यातो के हारने के बाद पूरी गेम का सारा पैसा किसी और को नहीं बल्कि शिकन को जाएगा। तो तुम ये कह सकते हो इस पूरे के पूरे टावर का पैसा, इस पूरे के पूरे टावर का नाम किसी और को नहीं बल्कि शिकन को ही मिल जाएगा। वो ये जैसे जैसे कह रहे होते हैं हम देख पाते हैं यातो यहाँ पे फोन से लेवल 30 वाले मिरर इमेज को चैलेंज करता है। ये देख के शिकन को काफी ज्यादा खुशी होती है और उसका हादसा अब कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो खुशी से कह रहा होता है कि अब सारा का सारा पैसा मेरे पास आने को जा रहा है। तो अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये गेम काफी अमीर ज़ादे भी खेल ले। अब यातो की काबिलियत को ही देख के काफी सारे अमीर ज़ादों ने यातो पे $1 मिलियन
$100 शर्त पे पैसे लगाए हैं। अब कहानी मैच रूम पे जाती है। यातो और उसका अपोनेंट मिरर इमेज दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये स्टार वॉर की बॉस लेवल फाइट है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिरर इमेज का लेवल 30 ही है। बैटल की शुरू होते सारी नजर चपकने की ही देर होती है कि मिरर इमेज यातो की नजर से गायब होके उसके पीछे आके एक जानलेवा वार करती है, जिसके कारण बस यातो की 1 HP ही बाकी बचती है। अगर एक स्क्रैच भी यातो के जिस्म पे पड़ा तो यातो यहीं पे हार जाएगा। मिरर इमेज तुरंत से यातो पे दूसरा वार करता है, जो कि यातो बस बड़ी मुश्किलों से ब्लॉक ही करता है। उस दौरान यातो अपने मन में कहता है, चलो शुक्र है बाल बाल बचे। ये कहते हुए यातो यहाँ पे अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करके अपनी HP को फुल कर देता है। तभी यातो उससे थोड़ा सा दूर हटके उसमें थर्मल बुलेट से काफी ज्यादा फायर करता है, जो कि वो सारी की सारी ब्लॉक कर लेता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ तक वो अभी भी मिरर इमेज यातो पे भारी पड़ता जा रहा होता है। अभी कहीं जाके यातो को समझ में आती है कि हाँ यार, इसी वजह से तो ये स्टार वॉर का सबसे खतरनाक मिरर इमेज मानी जाती है। इसी वजह के कारण यातो अब अपनी डिवाइन एनर्जी पे ब्लेसिंग स्किल का अप्लाई करता है, जिससे उसकी एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मगर यहाँ पे मिरर इमेज भी अपने एक स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वो 1 मिनट के लिए पूरा इमोर्टल बन जाता है। चाहे जरूर इमेज इस वक्त इमोर्टल होती है, मगर यातो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, क्योंकि यातो इस वक्त अपने ब्लेसिंग मोड में होता है। तो यातो की जो एक एक गोली उस इमेज को लगती होती है, तो वो इमेज को चाहे जरूर दर्द तो नहीं करती होती है, लेकिन उसमें इतनी पावर होती है कि वो यहाँ तक इमेज को उड़ा के पीछे धकेलती होती है। और ऐसा करते करते यातो 1 मिनट तक सरवाइव कर ही जाता है। और फिर इसी में यातो की एक थर्मल बुलेट फौरन से जाके उस इमेज के सर के आर पार हो जाती है। तो इसी खतरनाक बैटल की वजह से यातो यहाँ पे जीत ही जाता है, और उसकी विक्ट्री के कारण यातो का लेवल 28 तक चला जाता है, और साथ ही उसे काफी ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। बहरहाल में सिस्टम जब यातो की विक्ट्री को अनाउंस करता है, ये देख के शिकन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रही होती कि ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। शिकन काफी ज्यादा परेशानी से अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो गया, अब प्रेसिडेंट मेरा काम तमाम कर देंगे। अब ये सारा का सारा पैसा या तो अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, और फौरन से गेम को बंद करके अपनी सिस्टर के साथ बारबेक्यू रेस्टोरेंट जाने लगता है। अपनी बहन को बताता है कि उसने काफी सारे पैसे गेम से कमाए हैं। जबकि या तो एक तरफ अपनी बहन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है, उधर ही दूसरी और कहानी शिकन पे जाती है, जो कि गेम को लॉग आउट करने के बाद असली दुनिया में अपनी बहन पे उल्टा अपना गुस्सा निकाल होता है। वो अपनी बहन को मार रहा होता है और उसे मार के जमीन पे फेंक देता है। शिकन अब अपने किसी चमचे को फोन मिलाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यातो का असली दुनिया में घर का पता करो कि वो कहाँ पे रहता है, ताकि हम उसे असल में ढूंढ निकाले और वहीं पे उसे सारा का सारा पैसा मार के लूट ले। कहानी अगले दिन पे जाती है, जहाँ पे हम लूसी को स्कूल जाते हुए देखते हैं, और साथ में उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती होती है। उसको देख के लूसी अपने मन में सोचने लगती है कि मेरी दोस्त एलिजाबेथ काफी ज्यादा खूबसूरत है, अगर मेरा भाई उससे पटा ले तो उसके तो काफी ज्यादा मजे हो जाएंगे, ऊपर से इसका जिस्म भी काफी ज्यादा टाइट है। अब बातों ही बातों में लूसी एलिजाबेथ से पूछती है, जरा ये तो बताओ क्या तुम सिंगल हो? एलिजाबेथ इसके जवाब में कहती है, हाँ मैं सिंगल हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैर छोड़ो उससे, मेरी फैमिली आज का मुझे वर्चुअल गेम खेलने पे मजबूर करती है, क्योंकि उनके मुताबिक ये गेम में आगे काफी ज्यादा फ्यूचर है और तुम यहाँ तक अपना करियर भी बना सकते हो। कहानी शिकन पे जाती है, जहाँ पे उसके एक चमचे का फोन आता है। वो शिकन को एक प्लान बताता है कि फिलहाल तो हमें यातो का एड्रेस तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। क्योंकि यातो ने टावर को क्लियर कर लिया है और उसका लेवल भी अब 28 है, तो जरूर अब लेवल अप करने के लिए वो किसी स्क्वाड को ज्वाइन करेगा, ताकि स्क्वाड मिशन पे जाके जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाए। मेरे ख्याल में अब आप भी काफी ज्यादा समझदार है, मेरा प्लान तो समझ ही गए होंगे। कहानी यातो पे जाती है, जो कि अब यही सोच रहा होता है कि अब वो जल्दी कैसे लेवल अप कर पाए। उसका लास्ट ऑप्शन स्क्वाड को ज्वाइन करना होता है। अगर जल्दी लेवल अप करना चाहते हो तो इस गेम में एक बार स्क्वाड को जरूर ज्वाइन करोगे, चाहे जरूर तुम बाद में छोड़ क्यों ना दो, लेकिन शर्त यह है कि एक बार जरूर ज्वाइन करोगे। और वो सोचने लगता है, लेकिन मैं बंदों को तो जानता ही नहीं हूँ, मैं
आकर किसी स्क्वाड को ज्वाइन करूंगा। ऊपर से वो लूसी को भी दूसरा सेट लेके नहीं दे सकता क्योंकि दूसरा सेट काफी ज्यादा महंगा है। यातो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब तो उसे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी कि इससे पहले पहले गेम्स के क्रिएटर उस बग को ही फिक्स कर डाले। या तो अब गेम में लॉगिन करके किसी स्क्वाड को ढूंढने लगता है कि उसके साथ वो उसे ज्वाइन करके किसी डंजन को क्लियर करने जाए। एक स्क्वाड में सिर्फ 10 प्लेयर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर या तो जब एक स्क्वाड को अप्रोच करता है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है, मगर वो स्क्वाड वाले उसका हुलिया देख के सोचने लगता है कि इसके कपड़े वगैरह तो सबसे पहले लेवल रुकी जैसे हैं, तो शायद इसे गेम खेलना आती ही नहीं होगी। यही सोच के वो या तो को अपनी स्क्वाड में नहीं लेते। इसी वजह से या तो सोचने लगता है मुझे मालूम था ये लोग मुझे अपनी स्क्वाड में नहीं लेंगे क्योंकि मेरे इक्विपमेंट्स की वजह से। और इक्विपमेंट्स तुम बिल्ड भी कर सकते हो लेकिन ज्यादातर तुम्हें डंजन्स वगैरह से मिल जाते हैं, पर मैं शुरू से डंजन्स वगैरह पे फोकस करने के बजाय टावर्स पे फोकस कर रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द अपने लेवल को बढ़ा सकूं। इसी सब में या तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि अचानक से एक स्क्वाड उसे अप्रोच करते हुए कहता है, ओए रुकी, क्या तुम हमारी स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहोगे? हम ऑलरेडी 9 प्लेयर्स हैं, हमारे पास बस एक प्लेयर की कमी है। हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती कर रहे हैं ताकि हम जोन के मिशन के लिए जा सके। अगर तुम लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शिकन है। उसकी ऑफर को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर या तो काफी खुशी खुशी अपसेट कर लेता है। शिकन अब यहाँ पे बोलता है, ठीक है फिर मैं अपना पोर्टल खोलूंगा और तुम भी मेरे साथ उसके अंदर चले जाना। जो सुनने के बाद या तो अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह ये साला तो काफी ज्यादा अमीर है क्योंकि सब एक पोर्टल को बाय करने में तुम्हारे $1000 लग जाते हैं। ये देख के मुझे याद आता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में इन जैसे लोगों के पैर का कीड़ा था। अब शिकन इसे अपने बाकी स्क्वाड मेट्स के पास ले जाता है। या तो इनकी स्किन को देख के काफी ज्यादा हैरान होने लगता है क्योंकि वो सारी की सारी स्किन्स काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा महंगी है। इन सब के बाद यहाँ पे शिकन अपना पोर्टल ओपन करता है और ये लोग पोर्टल को पार करके फोन से डेंजर जोन में पहुंच जाते हैं। इस जोन में ये लोग अपने सामने एक क्रिस्टल को पाते हैं जिन्हें इन लोगों को डिफेंड करना होगा। इन्हें सिस्टम बताता है कि इस मिशन में 3 मॉन्स्टर्स की वेव होगी। शिकन यहाँ पे सबको ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में इस क्रिस्टल को महफूज रखना और जो भी मॉन्स्टर इसे पार करने की कोशिश करे उसकी जान वहीं पे ले लेना। ये सारे के सारे 10 बंदे पूरे तरीके से इस क्रिस्टल को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में इन पे पहले मॉन्स्टर की वेव टूट पड़ती है और हम देख पाते हैं सारे के सारे प्लेयर्स काफी बहादुरी से इन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और या तो भी आसानी से एक लेवल 35 वाले मॉन्स्टर्स को काट गिराता है। तो हाँ यार, इसी तरह ये लोग फर्स्ट वेव को डिफेंड करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं मेरे भाई लोगों। सिस्टम उन्हें अनाउंस करता है कि तुम लोगों ने फर्स्ट वेव को तो डिफेंड कर लिया, अभी भी 2 वेव्स बाकी है। 10-10 मिनट के बाद तुम लोग एक एक वेव को फेस करोगे। जिन्हें समय स्क्वाड का एक अनजान प्लेयर या तो से कहता है, अरे वाह तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल लगे, मुझे तो लगा था कि तुम एक रुकी हो, पर अब तुम्हारी पावर को करीब से देखने के बाद मुझे तो लगता है कि तुम बॉस फाइट को भी अकेले में ही संभाल सकते हो। वैसे भी हमारे स्क्वाड में एक बंदे की कमी हमेशा से रहती है, तो तुम क्या कहते हो हमारे साथ हर मिशन पे क्या तुम आना जाओगे? इसी बहाने तुम एक स्क्वाड को भी ज्वाइन कर पाओगे और तुम्हारा लेवल भी जल्दी जल्दी अप होगा। हम लोग मिल मिला के काफी सारे डंजन्स को भी जल्दी जल्दी क्लियर कर सकते हैं और यहाँ तक सीक्रेट वर्ल्ड्स को भी। उसके अल्फाज सुन के यातो को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इसकी ऑफर को अपसेट करता है। ये सुन के शिकन को मन में काफी ज्यादा खुशी होती है और वो सोचता है फाइनली अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक जा रहा है। वो यातो को बताता है, जरूर तुम हमें ज्वाइन तो कर सकते हो लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। वो क्या ना कि हम सबको अपनी असली दुनिया के एड्रेसेस का पता है। हम सबको मालूम है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपना एड्रेस और नंबर तो बताना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक प्लेयर हुआ करता था जो कि हमारा काफी अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गया। वो आज भी गेम को खेलता है लेकिन हमारी स्क्वाड से गायब है, दूर दूर तक दिखता नहीं है। हमने उसे काफी मेहनत से सिखाया और उसको आइटम्स बाय करके दिए और बदले में उसने हमें क्या ही सिला दिया, वो अचानक से गायब हो गया। हमारे सारे के सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। या तो एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो अच्छा ये बात है। सुन के काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन 1 मिनट, इतने सारे लोगों में तुमने मुझे ही क्यों चुना? मतलब कि तुम्हारी स्क्वाड काफी अच्छी है, महंगी है, हर एक इक्विपमेंट्स काफी अच्छा है और तुम्हारी जैसी स्क्वाड को तो लोग वैसे भी ज्वाइन करने के लिए मरते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को हमेशा एक बंदे की कमी क्यों ही पड़ती है, क्योंकि तुम लोग शुरू से ही मेरे एड्रेस और मेरा नंबर चाहते हो।
हाँ ना? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो फिर तो तुम न्यू ऑर्डर से बिलोंग करते होगे। शिकन मासूम बनने का ड्रामा करते हुए कहने लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। तो या तो उसे अपनी कातराना निगाह से घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? कुछ वक्त पहले मुझे सुनने में आया था कि मुझसे पहले पहले किसी ने मिरर इमेज के 20 लेवल वाले को हराया, फिर उसे भी किसी स्क्वाड वालों ने अप्रोच किया था। उसे खूब अपने पैसों का दिखावा किया, अपने आइटम्स का दिखावा किया। फिर आखिर उसे इम्प्रेस करने के बाद उसे ये ऑफर दी कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन पहले तुम्हें अपना एड्रेस बताना होगा। और जब उसने एड्रेस बताया तो स्क्वाड का कैप्टन उसके घर में घुस गया, उसे खूब मारा और यहाँ तक उसकी आईडी का सारा पैसा भी ले लिया। तो मेरा तो मानना है कि मैंने तो उस टावर के सबसे खतरनाक बॉस लेवल को हराया, तो जरूर तुम मेरे इसी काम के पीछे आ रहे हो। अगर तुम्हें वाकई में इतनी बेदर्दी से मेरा एड्रेस चाहिए, तुम आके मुझसे ले क्यों नहीं लेते? शिकन ये सुन के कहने लगता है, मैं तुम्हें समझदार बुलाऊं या नादान बुलाऊं? चलो ये मान के चलते हैं कि तुम दोनों हो। पहले तुमने समझदारी दिखाई और अब अपनी बेवकूफी दिखा रहे हो। मेरा लेवल 40 है और तुम्हारा लेवल सिर्फ और सिर्फ 30 भी नहीं है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हम यहाँ पे 9 बंदे हैं जिनके लेवल 30 से ऊपर है या फिर 30 तक है। जिस पर या तो कहता है तो क्या हुआ, नंबर्स तो सिर्फ एक गिनती ही है। जो सुन के एक बंदा फोन से यातों पे टूट पड़ता है, पर इससे पहले वो यातों पे अपनी शॉट से वार कर भी पाता कि या तो यहीं पे अपनी थर्मल पिस्टल निकाल के उसे यहीं पे ठोक देता है, जो देख के वहां पे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उस बंदे का तो लेवल 38 था। तो आखिर कैसे इस शख्स ने उसकी सिर्फ एक ही बुलेट से जान ले ली? उस प्लेयर के मरने के बाद उसके इक्विपमेंट्स यहीं पे गिर जाते हैं, जो कि अब वो एक ब्लू कलर के चमकते हुए बॉल में बदल गई है। या तो उसके इक्विपमेंट्स को उठाते हुए कहता है, ओह सो स्वीट, तुम इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स यहाँ पे मेरे लिए छोड़ के चले गए, तुम्हारे शुक्रिया। शिकन को उसकी बातें काफी ज्यादा चुभरी होती है। वो अपने दांतों को रगड़ते हुए गुस्से से अपने चमचे को ऑर्डर्स देता है कि इसकी जान ले लो, लेकिन एक लम्हे में या तो यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके एक एक चमचे को काटता जा रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 बंदे ही बचे होते हैं। शिकन की भी यहाँ पे फट रही होती है। वो अपने मन में सोचने लगता है, इस बार तो मैंने काफी गलत बंदे से पंगा ले लिया। हम लोग इसे 8-8, 10-10, 15-15 लेवल्स भी ऊपर है, लेकिन ये तो हमें इस तरह से काट रहा मार रहा है जैसे कि हम कुछ भी नहीं है। शिकन अब या तो से रिक्वेस्ट करता है कि या तो चलो फिलहाल आपस में नहीं लड़ते, बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी के बारे में सोचो, हम इस वक्त जोन में खड़े हैं और दूसरी मॉन्स्टर की वेव बस आती ही होगी। जिन समय अपने हाथों को साफ करने के बाद ही हम आपस में मामले को भी बाद में देख ही लेंगे। उसकी इसी बात के जवाब में या तो बोलता है, मत बोलो, तुमने ही इसकी शुरुआत की है, अब खत्म करना भी मेरा तो फर्ज बनता है। जहां तक इस जोन की बात है, ये तो मिरर इमेज के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस जोन को तो मैं आंखें बंद करके भी क्लियर कर सकता हूँ। इसमें तुम्हारा ही घाटा है, मेरा कुछ भी नहीं जाता कि तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की है। तुम सबका काम तमाम करने के बाद मैं तुम सबके इक्विपमेंट्स तो छीन ही लूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस पूरी की पूरी जोन का स्क्वाड बैटल का अकेला रिवार्ड मुझे ही मिलेगा। तुम्हारा भले जो भी नाम है, तुम वाकई में काफी बेवकूफ हो, सोच समझ के मेरे खिलाफ तुम्हें जाना चाहिए था। ये कहते हुए वो उसके बचे कुछ मेंबर्स को भी अपनी थर्मल पिस्टल से शूट करके मार देता है। शिकन डर के मारे अब थर थर काम पर रहा होता है। या तो उससे पूछने लगता है, तुम या वाकई में अकेले बचे हो, शायद से हम इस गेम में दोबारा कभी मिले ही नहीं, तो तुम्हारे कोई आखिरी अल्फाज है? शिकन डर के मारे अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी जान मत लो, वरना मेरे महंगे महंगे इक्विपमेंट्स यहीं पे गिर जाएंगे। या तो उसे बताता है, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये कहते हुए वो उसे थर्मल पिस्टल से शूट करता है। शूट करने के बावजूद भी हम देख पाते हैं शिकन की अभी भी 1 HP बाकी होती है। ये देख के या तो कहता है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो ट्रिपल हेल्थ वाला स्किल भी था, लेकिन मेरी एक गोली से तुम्हारी तीनों की तीनों हेल्थ चली गई, अब सब 1 HP ही बाकी है। हम जमीन पे पड़े शिकन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगता है, आखिर कैसे कैसे इसके एक एक हमले में इतनी बड़ी पीछे ताकत छुपी पड़ी है। फट गई, मेरी फट गई,
आज तो मैंने वाकई में बहुत गलत बंदे से पंगा ले लिया। अब चूंकि ये शख्स एक रियल वर्ल्ड का मेंबर होता है तो उसे यहाँ के सीक्रेट्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता है। शिकन काफी परेशानी से कहने लगता है, दिखने से तो लगता है कि तुम्हें भी इस दुनिया के सीक्रेट्स के बारे में मालूम है। मैं खुद तो तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन ये बात गिल्ड में जरूर जाके बताऊंगा। और जब ये बात उन्हें मालूम पड़ेगी तो सब मैं ही एक अकेला वाहिद बंदा नहीं होगा जो कि तुम्हारे पीछे आएगा। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनके अलावा भी इस गेम में एक ऐसा शख्स है जिसे सीक्रेट्स के बारे में मालूम है, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। और यकीन करो वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। हम तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड के सीक्रेट्स के बारे में भी बता सकते हैं। या तो उन्हें कहने लगता है, मुझे 10 साल के सीक्रेट के बारे में मालूम है, तुम मुझे सीक्रेट सिखाओगे। शिकन अब गुस्सा होने लगता है कि पहले तुम अपने इक्विपमेंट्स को तो देखो और फिर हमसे आके बात करो। या तो अब इस बात को थोड़ा सा पर्सनली ले लेता है, तो वो कहता है ठीक है, फिर तुम्हें इक्विपमेंट्स की पड़ी है ना, तो देखो। या तो इसके ही बंदे के सारे कीमती इक्विपमेंट्स को पहन लेता है, बल्कि उन सबको कंबाइन करके उसने एक नया इक्विपमेंट बनाया होता है। और वो कहता है, अब बताओ किसके इक्विपमेंट ज्यादा अच्छे हैं। और मैं पहले ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब ये इक्विपमेंट्स पहनने की वजह से मैं तो 3 गुना पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इन्हीं सारी बातों में सेकंड वेव मॉन्स्टर की आने लगती है। या तो अकेले ही इन मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हें इतना मार दिया, अब तो मुझे तुम्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि जल्दी तुम इन्हीं मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाओगे। ये कहते हुए या तो अकेले ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काटता जा रहा होता है, काटता जा रहा होता है और काटता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। शिकन को ये देख के काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा अटैक पावर भी बची नहीं होती, उसकी एचपी भी काफी ज्यादा कम होती है। बस से बदतर उसका डिफेंस भी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब है इन जैसे मॉन्स्टर्स को अब उसकी स्वॉर्ड वगैरह भी काट नहीं सकती और ना कि उनके हमलों को ब्लॉक कर सकती है। हालांकि या तो इन मॉन्स्टर्स को मार मार के इनकी लाशों का पहाड़ बना देता है, जबकि दूसरी तरफ कई सारे मॉन्स्टर्स शिकन पे टूट पड़ते हैं और यहाँ तक उसकी जान को अपने दांतों से नोच लेता है। शिकन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस गेम में दोबारा से जब रेजरेक्ट होऊंगा तो मैं अपना बदला जरूर लेने आऊंगा। उतने में या तो सारी की सारी वेव्स का काम तमाम कर चुका होता है। वो बैठ के सांस लेते दौरान कहता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन हाँ फिलहाल तो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपने कीमती आइटम्स को मेरे लिए यहाँ पे छोड़ दिया। उसके इक्विपमेंट्स को जब या तो अपने इक्विपमेंट्स के साथ ऐड करता है तो या तो की पावर्स और उसके लेवल्स काफी गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देख के या तो कहने लगता है, वैसे मानना पड़ेगा कि इन सीक्रेट वर्ल्ड्स की वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होती है। या तो यही देख के फैसला कर लेता है कि ठीक है, फिर मैं अब सीक्रेट वर्ल्ड को पूरे तरीके से क्लियर करूंगा। अब कहानी असली दुनिया पे जाती है, जहाँ पे हम लूसी और एलिजाबेथ को देखते हैं। एलिजाबेथ यहाँ पे लूसी को बताती है कि अकेले में गेम खेलने का क्या ही मजा है, जबकि मेरी फैमिली मुझे बार बार कह रही है कि इस गेम को खेलो ताकि तुम वर्चुअल टेक्नोलॉजी और आगे की दुनिया को समझ सको, लेकिन अकेले खेलना दरअसल बोरिंग है। लूसी, तुम मेरे साथ ये गेम क्यों नहीं खेलती? ये सुन के लूसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इससे अपने भाई से मिलवाऊं गेम के बहाने से। लूसी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचने लगती है, अगर मैं इसे कहूं कि तुम हमारे घर में ही आके रहा करो, और मैं तो वैसे भी कभी कभार काम से बाहर जाती हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये लोग काफी कुछ कर पाएंगे। कहानी दोबारा से लॉस्ट टच विद रियलिटी गेम के अंदर जाती है और वहीं पे हम यातो को देखते हैं जो कि अपने नए किस्म की स्किल्स वगैरह को ट्राई आउट कर होता है। वो नोटिस करता है कि उसके एक एक वार के पीछे की ताकत काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये चीज यातो को काफी ज्यादा खुशी देती है और वो समझ जाता है कि अगर वो सीक्रेट वर्ल्ड के खिलाफ लड़ेगा तो वो पहले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। या तो यूं ही अपनी पावर को एंजॉय करता, वो स्पीड से आगे बढ़ता, अपने शॉट को लहराता और काटता जाता। या तो इनको काटते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और वो अपनी दिल की बरास निकालते हुए कहता है, क्या ही मजा है इनको अंग अंग से काटने का। कि इसी बीच में या तो अपने सामने बॉस लेवल को पाता है, या तो उसके अपने सामने देख के कहने लगता है, बस तेरी ही कमी थी, तेरे खिलाफ मैं अपनी पावर को जानूंगा कि मैं कितना बेहतर हो चुका हूँ। आओ
आगे बढ़ो और मौत का मजा चख लो। हम देख पाते हैं या तो उसके हमले को डॉज करते हुए फोरस से उस पे एक ही वार करता है और बस देखते ही देखते इतने बड़े मॉन्स्टर को वो सब एक ही वार से उसकी जान ले लेता है। जिन्हें सब में सिस्टम यातो को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपने सीक्रेट वर्ल्ड के काफी सारे मिशनों का सामना किया और इसी तरह यहाँ तक उसका लेवल भी 36 तक जा पहुंचता है और यहीं पे इसी के साथ ही साथ उसे एक न्यू एबिलिटी भी मिलती है जिसके कारण वो 10 सेकंड के लिए किसी भी प्लेयर को उसकी एबिलिटी इस्तेमाल करने से रोक सकता है। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए गेम से थोड़ी देर के लिए लॉग आउट होता है और खिड़की के बाहर जाम कर होता है। या तो यहाँ पे अपने दिल ही दिल में कहने लगता है सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, अगर इसका चलता रहा तो बग फिक्स होने से पहले पहले जितनी भी गेम्स की सारी एबिलिटीज है वो मुझे असली दुनिया में भी मिल जाएगी। मगर मुझ में अभी भी एक बेचैनी है। मैं चाहता हूँ कि लूसी भी किसी तरीके से प्लेयर बन जाए और उसके पास भी पावर्स आ जाए। वो ये सोच रही होता है कि तभी यहाँ पे लूसी एलिजाबेथ के साथ एंटर करती है और लूसी के हाथ में या तो लॉस्ट टच विद रियलिटी वाली ही गेम पाता है। उसके हाथ में ये कंसोल देख के या तो यहीं पे चौंक जाता है और इसके बाद उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। लूसी बताती है कि मैंने एलिजाबेथ को यहाँ पे रहने की परमिशन दी है और बदले में उसने मुझे ये गेम खरीद के दिया। कहानी लॉस्ट टच विद रियलिटी की गेम पे जाती है और वहीं पे हम शिकन को देखते हैं जो कि दोबारा से डिप्लॉय हो चुका होता है, लेकिन हाँ वो अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को खो चुका होता है। यहाँ पे शिकन प्रेसिडेंट के आगे सर झुका के कहने लगता है कि हाँ यातो को भी इस गेम के डीप सीक्रेट्स के बारे में मालूम है और उसने अपनी पावर को काफी हद तक बढ़ा दिया है और आखिर उसकी पावर की क्या हद है या फिर उसकी क्या कमजोरी है इस बारे में मुझे जरा सा भी नहीं मालूम, मगर प्लीज मास्टर मुझे एक और चांस जरूर दीजिएगा। तो प्रेसिडेंट इस पर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा लेवल हार्ड की वजह से काफी ज्यादा कम हो गया, अपने लेवल को दोबारा से बढ़ाओ और मैं तब तक के लिए देखता हूँ कि उसके पीछे किसको भेजूं। शिकन अपने मन में सोचने लगता है अब प्रेसिडेंट को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ चुका है बच्चों, अब तो बस मैं देखूंगा या तो कि वो तुम्हें किस तक की मौत देता है। कहानी एक अनजान स्क्वाड पे जाती है। वो स्क्वाड ने अभी अभी एक सीक्रेट वर्ल्ड का मिशन को पास किया होता है, वो भी एक अर्जा नाम की लड़की की वजह से। पर हमें तभी मालूम पड़ता है अर्जा एक एक करके अपने सारे के सारे स्क्वाडमेट्स को मार ही डालती है और ये अर्जा नाम की शख्स भी प्रेसिडेंट के लिए ही काम करती है। अब उसी का स्क्वाडमेट अर्जा से अपनी आखिरी अल्फाज में पूछने लगता है अर्जा आखिर इन सब का क्या मतलब है। तो अर्जा आगे से कहती है वो तो बस मुझे तुम लोगों के पॉइंट्स चाहिए, तुम लोगों का इस्तेमाल करके मैं काफी दूर तक आई हूँ और तुम लोगों को मार के तुम्हारे पॉइंट्स भी छीन लिया है। बाय द वे जो भी इस गेम में मरता है तो नेक्स्ट टाइम उसे दोबारा से लेवल 1 से लेवल अप करना पड़ता है। तो अरसाइन जैसे स्क्वाडमेट्स के साथ काफी सारे लेवल अप्स करती है और फिर आखिर में इनकी भी जान ले लेती है इनके लेवल्स और इनके पॉइंट्स को चुराने के लिए। ये सब सुन के उसके स्क्वाडमेट को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस पे काफी ज्यादा शूट करता है, मगर अर्जा उसके एक एक हमलों को डॉच करके उसके पास आते हुए अपने ब्लेड से उसकी भी जान यहाँ तक ले लेती है और इसी तरह अर्जा अपना लेवल 4 से 38 से 45 पे पहुंचा लेती है कि थोड़ी देर में उसे प्रेसिडेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि तुम्हारा अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि यातो है। दूसरे सीन में हम एलिजाबेथ और लूसी को भी देखते हैं जो कि वो लोग भी इस वर्चुअल गेम में अब एंटर कर चुके होते हैं। उन दोनों को या तो फिलहाल ट्रेनिंग रूम में ही ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और फिर वो जाते दौरान काफी परेशानी से उनकी ओर घूरते हुए कहने लगता है आखिर चल क्या रहा है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या मेरी इसी गलती की वजह से टाइमलाइन थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 10 साल पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, एलिजाबेथ हमारे साथ रहती ही नहीं थी। या तो अगले सीन में भी वेटिंग रूम में बैठ के इसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। दिखने से तो लगता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा इस गेम में, इस टाइमलाइन में थोड़ी बहुत चेंजेस होने लगी है, मुझे जल्द से जल्द मैक्स लेवल तक पहुंचना होगा जो कि इस गेम का मैक्स लेवल 60 है, मगर मैक्स लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे 2 महीने लग जाएंगे। क्या मैं भी अपने कुछ टीममेट्स की जान ले लूं उनके पॉइंट्स और उनके लेवल्स को पाने के लिए? नहीं, फिर ऐसा करने से मुझ में और न्यू वर्ल्ड में फर्क क्या रह जाएगा। सबसे फास्टेस्ट वे अभी यही बचा है कि मैं किसी प्लेयर्स की जान ले लूं उनके पॉइंट्स को पाने के लिए। कि इसी बीच में उसे एक अनजान प्लेयर की तरफ से मैसेज आता है। वो अनजान प्लेयर कोई और नहीं बल्कि अर्जा ही होती है। अर्जा यातो के साथ टीम अप करने की रिक्वेस्ट करी होती है। उसका नाम देख के यातो अपने मन में सोचने लगता है, ओह अर्जा, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। शायद से तुम्हें मालूम ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी से जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, तुम न्यू वर्ल्ड की सबसे कमीनी लड़की हो। मैं अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन तुमसे लड़ना अभी भी मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल ही होगा,
मगर फिर भी तुम लोगों को मार के उनके पॉइंट्स को चुरा लिया करती थी। अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये कहते हुए या तो उसकी टीमिंग अप रिक्वेस्ट को अपसेट कर लेता है। अब इसी के साथ वो लोग यातो पे एक जगह को मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यातो को एक खतरनाक जोन से गुजरना पड़ेगा। दूसरे सीन में हम यातो को देखते हैं जो कि उसी खतरनाक जोन से अब छुपके से गुजर होता है ताकि कोई मॉन्स्टर की नजर उस पर पड़े नहीं, क्योंकि यातो के पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो एक मॉन्स्टर के भी खिलाफ गया तो इस जोन के सारे मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ेंगे। और फिलहाल इस जोन के अंदर 5000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स है। या तो नहीं चाहता कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स पे अपना टाइम वेस्ट करे। इसी तरह या तो अब छुपके से आगे बढ़ने ही लगता है कि तुरंत से एक स्पेयर उड़ते उड़ते आता है जिसे या तो काफी करीबी से डॉज करता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं ये स्पेयर एक अनजान प्लेयर की तरफ से उड़ते हुए आया होता है। वो यातो के सामने खड़े होते हुए कहता है, सुनने में आया है कि तुमने मिरर इमेज के टावर को पूरा क्लियर किया, चलो देखते हैं कि तुम आखिर किस मिट्टी से बने हो। ये कहते हुए वो यातो पे हमला करता है जिसे यातो काफी करीबी से डॉज कर लेता है। इसके चलते ही बिना वक्त गवाए बगैर यातो भी उस पे अपनी एनर्जी से फौरन से टूट पड़ता है। मगर वो शख्स भी अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके यातो के हमले को रोक लेता है। इन दोनों के बस प्लेट टकराव होने की वजह से आसपास काफी ज्यादा तबाही मचती है। वो अनजान प्लेयर ये देख के यातो से कहता है, शाबाश, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, दिखने से तो लगता है कि तुमने वाकई में पावर्स को मास्टर कर रखा है। हमें मालूम पड़ता है ये अर्जा का चमचा होता है और ये यहाँ पे यातो को लेने आया होता है। वो यातो को अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो जो आगे बढ़ा होता है यातो उसके पीठ पीछे खड़ा होकर अपने मन में सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा लेकिन ये सच में होने को जा रहा है। बहुत जल्द बग हम पे काम करना शुरू कर देगा। इस बंदे के पास भी मेरी तरह काफी सारी पावर्स है, लेकिन उसने जिस पावर का जिक्र किया आखिर वो कौन सी पावर्स हो सकती है। पावर्स में भी एक हाई लेवल की होती है और एक लो लेवल की होती है। खैर यार, दूसरे सीन में हम अर्जा के चमचे को देखते हैं जो कि यातो को अर्जा से मिलवाने ले आता है। वहाँ पे बाकी स्क्वाड मेट्स भी होते हैं। यातो को यहाँ पे देख के अर्जा अनाउंसमेंट करने लगती है, तुम लोग जितने की भी यहाँ पे खड़े हो, तुम सबको मैं पहले ही बता दूं, तुम सबको मैं पहले ही वार्न कर दूं कि हम लोग एक सीक्रेट रियल में कदम रखने को जा रहे हैं और उस रियल में हमें किसी भी किस्म का टास्क या फिर मिशन दिया जा सकता होता है। हमें समझदारी से काम लेते हुए उस मिशन को पूरा करना होगा। या तो यहाँ पे अपने मन में सोचने लगता है, अर्जा मेरे पिछली जिंदगी में भी सबसे टॉप प्लेयर्स में से एक थी। अगर मैंने इसको पा लिया तो मैंने रियल वर्ल्ड के सारे सीक्रेट्स को भी जान लिया और इसका एक मतलब ये भी है कि मुझे इसके खिलाफ लड़ना होगा और ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास भी पावर है और वो पावर जरूर हाई लेवल की है। यूं ये लोग दायरा से गुजरते हुए फौरन से रैम के अंदर एंटर कर जाते हैं। रैम में एंटर करने की ही देर होती है कि अचानक से इनके सामने एक अजीब सी एनिमेशन प्ले होने लगती है जिसमें एक लड़की चिल्लाते हुए दूसरी लड़की से कहती है कि तुम मेरे साथ आखिर गेम क्यों नहीं खेलती। तो वह दूसरी प्लेयर उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन फिर अचानक से वह चिल्लाती है कि मेरे करीब मत आओ और फिर हम लड़कियों की चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं। तभी हम उसी प्लेयर वाली लड़की की आवाज सुनते हैं जो कि खुद से कहती है कितना बोरिंग है, कोई भी मेरे साथ गेम खेलना पसंद ही नहीं करता। वो काफी सारे डेवलपर्स की भी जान ले चुकी होती है। वो कहती है काफी बोरिंग है, मैं घर जा रही हूँ। ये सारी आवाजें और एनिमेशन एक अजीब सी डॉज से प्ले हो रही होती है जो कि इसी रैम के अंदर मौजूद होती है। अर्जा के स्क्वाड मेट अब आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा सीक्रेट वर्ल्ड है, ये पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। यही अजीब डॉल अब सारे प्लेयर से यहाँ पे कहने लगती है कि तुम सबके लिए मैंने टास्क को जनरेट कर लिया। तुम लोगों को जो भी टास्क दिया जाएगा उसे सही तरीके से किसी भी तरीके से पूरा करना है। तुम लोगों को 6 घंटे दिए जाते हैं प्रैंक स्टार डॉल को ढूंढ के उसकी जान ले लेनी है। ये प्रैंक स्टार डॉल तुम में से किसी एक प्लेयर के पास खुद ब खुद चली जाएगी। उस प्लेयर को ढूंढो और उससे मार दो। जिस पर्सन के पास ऑलरेडी डॉल होगी, अगर वो किसी दूसरे प्लेयर की जान ले ले तो उससे डॉल लेके किसी दूसरे प्लेयर को रूम में दे दी जाएगी। ये सुन के यातो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यातो ये टास्क को हरगिज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब है जो स्क्वाडमेट आपस में टीम बन के आए हैं अब वही एक दूसरे के दुश्मन है। यातो सोच रहा था अब डॉल जिसके पास भी जाएगी पूरी की पूरी टीम उस पर टूट पड़ेगी। या तो सोच रहा होता है अब पूरी टीम यही सोच रही होगी कि डॉल आखिर किसके पास है। लेकिन हम देख पाते हैं सारे के सारे प्लेयर्स एक दूसरे को देख के अपना सर हिला रहे होते हैं जैसे कि वो किसी किस्म का इशारा कर रहे हैं। जब या तो अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन तो क्या बल्कि उसके सर के ऊपर से छत खिसक जाती है क्योंकि डॉल किसी और के पास नहीं बल्कि यातो के पास ही होती है। या तो ये देख के कहता है थोड़ी सी बदकिस्मती है कि गेम ने डॉल मुझे दे दिया।
खैर ये बात मेरी टीम को नहीं मालूम। मुझे जल्द से जल्द किसी एक प्लेयर की जान लेनी होगी और फिर डॉल ऑटोमेटिकली किसी दूसरे प्लेयर को मिल जाएगी। मुझे फिलहाल ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि जैसे कि डॉल मेरे पास नहीं है। वो ये सोच रहा ही होता है कि अचानक से उसके पास अर्जा आती है। अर्जा यहाँ पे यातो से मुखातिब होकर बोलती है, मेरे प्यारे यातो, छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे मालूम है कि डॉल तुम्हारे पास ही है। या तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसके रोंगटे उड़ जाते हैं कि आखिर इस बड़वी को कैसे मालूम। अर्जा यहाँ पे मजीद कहने लगती है, मुझे मालूम है या तो तुम यही सोच रहे होगे कि ये चमत्कार आखिर मुझे कैसे मालूम है ना। उसी तरह या तो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे मालूम तो है कि मैं बाहर का बंदा और शक मुझ पे हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये लड़की मेरे करीब आके मेरी आंखों में घूर के मुझे बता रही है और जिस तरह से पूरी टीम पीछे खड़ी हथियार लेके तैयार है, ये बात प्रूफ करती है कि ये पूरी टीम आपस में मिली हुई है। ये पूरी की पूरी टीम का ताल्लुक रियल वर्ल्ड से है और इन्होंने खुद ही एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास कोई डॉल नहीं है, तो इस रूम में सब बच्चा मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जिसके पास डॉल होगी। तो ये सब कुछ तुम्हारा शुरू से ही प्लान था अर्जा। ये पूरी की पूरी टीम शुरू से आपस में मिली हुई थी और ये टीम ही थी, सब मैं ही बाहर का बंदा हूँ। ये लोग शुरू से यही करते आ रहे हैं, या फिर ये सारे के सारे लोग किसी दूसरे बंदे की स्क्वाड को ज्वाइन करते हैं, या फिर ये लोग किसी तीसरे बंदे को अपनी स्क्वाड में लाते हैं, उसे मार के उनके रिवार्ड्स वगैरह को और उनके लेवल्स को चुरा लेते हैं। और यहाँ पे यातो से कहने लगती है, तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ज्यादा कम है, तो मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। अब तक तो तुम्हें यह भी मालूम पड़ ही गया होगा कि मेरे पास हाई लेवल की पावर भी है। अर्जा का एक चमचा कहने लगता है, ओए ओए मत बता, कहीं तुम बैठ के अपनी जिंदगी की भीख तो नहीं मांगोगे। या तो काफी ज्यादा सीरियस होके अपनी गन को निकाल के कहने लगता है, मैं वो भी भीख मांगूंगा। हाँ, आगे जो होने जा रहा है इसके लिए मेरे को कसूरवार मत ठहराना। उसके हाथ में पिस्टल देख के उसके बाकी स्क्वाड मेंबर हंसने लगते हैं कि अर्जा तो ऐसे हमलों को काफी आसानी से डॉज कर लेती है। ओए पागल, मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर तुमने मिरर इमेजेस को कैसे क्लियर किया। अगर तुम इतने ज्यादा पागल हो, इन थर्मल बुलेट्स को डॉज करना यहाँ तक हमारे लिए इतना आसान है, तो ये तो अर्जा के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। या तो एक मुस्कुराहट के बाद बोलता है, चलो देखते हैं कि आखिर कितने अच्छे तरीके से नाचती है। ये कहते हुए या तो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण उसके सामने वाले अपोनेंट मतलब कि अर्जा अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल ना कर पा रही होती। अब परेशानी अर्जा का गला घोंटने लगती है, उसे काफी ज्यादा परेशानी बेचैनी सी हो रही होती है, क्योंकि ये चीज अर्जा को भी महसूस हो रही होती है कि किसी स्किल के कारण उसकी डिवाइन पावर को किसी ने बंद कर दिया। अब सारी सी बात है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि या तो ये हो सकता है, या तो इसी बीच अपनी पिस्टल से शूट करता है, जो कि बस बड़ी मुश्किलों से अर्जा कैसे ना कैसे करके डॉज कर ही लेती है। या तो तभी तो ये देख के कहने लगता है, अरे क्या हुआ अर्जा, तुम्हारी डॉज करते दौरान इतनी फट रही क्यों है? मैंने तो तुम्हारे चमचों से सुना है कि तुम आसानी से तितली की तरह तैरती हो और इन बुलेट्स को डॉज कर लेती हो। अर्जा यहाँ पे अब सोचने लगती है, यातो ने आखिर जोन से भी स्किल का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, इसकी कोई टाइम लिमिट होगी, मेरे ख्याल से 1 मिनट। 1 मिनट तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे इससे दूर रहना होगा ताकि मेरी डिवाइन एनर्जी वापस से रिस्टोर हो जाए। यही सोच के अर्जा अपने सेकंड इन कमांड वाले चमचे को ऑर्डर देती है कि मेरे साथ मिलके इसे खत्म कर डालो। उसके ऑर्डर के बावजूद भी उसका खास चमचा आगे ना आता, तो यातो इस पर कहने लगता है, ओ मोहतरमा, जरा अपनी नजरें पीछे तो दौड़ाओ ना। जब अर्जा पीछे मुड़ती है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, हम देख पाते हैं यातो ने एक न्यू स्किल का इस्तेमाल करके उसे पूरे तरीके से जंजीरों से जकड़ लिया होता है। अब हम देख पाते हैं यातो की कातिलाना आंखों से लाल कलर का ओरा निकल रहा होता है। वो कहता भी है कि तुमने लोगों ने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अब पंगा तो तुम लोगों ने ले लिया है, लेकिन मेरे दरबार में तुम लोगों को जरा भी माफी नहीं मिलने वाली। कुछ समय पहले मेरा शिकन नाम के प्लेयर के साथ मुकाबला हुआ था, वो भी तुम लोगों की तरह रियल ऑर्डर से था, उसको कुत्तों की तरह मैंने मार दिया था और अब पहिया घूम के आगे बढ़ा है तो अगला नंबर तुम लोगों का है। और हाँ, एक और चीज, जिस वेपन का, जिस पिस्टल का तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारी मौत सबसे पहले उसी से होगी। ये कहते हुए वो अपनी पिस्टल से फायर करता है और थर्मल बुलेट जाके फौरन से उसके खास चमचे की जान ले लेती है। उसके जान लेने के बाद यातो की डॉल ऑटोमेटिकली किसी दूसरे प्लेयर को मिल जाती है। इसी बात पर यातो कहने लगता है, अब तुम लोगों को मेरी जान लेने से ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले। आखिर इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अर्जा की रूह कांप उठती है। उससे भी अब थोड़ा बहुत एहसास होने लगता है कि आखिर कौन से प्लेयर से उसने पंगा ले लिया है। अर्जा के अब
अब बाकी चमचे भी थोड़ा बहुत डर रहे होते हैं। जिन सब के बाद या तो यहाँ पे कहने लगता है इस स्क्वाड में सिर्फ 2 लोगों के पास ही स्पेशल और डिवाइन पावर है, एक तो अर्जा है और दूसरी उनका खास चमचा था जिसको मैंने अभी अभी मार डाला है। तुम लोग जरा इस बारे में सोचते क्यों नहीं हो? तुम लोगों का यहाँ तक हाई लेवल वाला बंदा भी मेरी सिर्फ एक गोली से ही मर गया, उसको मार दिया मैंने। अब अगला नंबर तुम लोगों का है। तो अर्जा तुम्हारा सवाल है मुझसे, क्या उखाड़ लोगी? नहीं, मैं पूछता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी? एक दोस्ताना मशवरा दूंगा, डॉल मेरे पास बची नहीं है तो एक दूसरे की जान को नौ चलो। ये सुन के अर्जा को तब कहीं जाके होश आती है कि हाँ यार, इस साले ने हमारे साथ एक गेम खेलने की कोशिश की है। वो अपने प्लेयर्स को वार्न करती है कि वो बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि डॉल आखिर किसके पास गई है। वो अपने चमचों को मना करती है कि एक दूसरे के खिलाफ मत जाना, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। हमें मालूम पड़ता है इन प्लेयर्स ने एक लड़की को घेर रखा होता है। या तो कहने लगता है तुम सबका शुक्रिया, तुम लोगों ने दोबारा से एक दूसरे के साथ अपनी स्टेटस को शेयर किया, मगर इस लड़की ने शेयर करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है डॉल तुम्हारे पास है। ये उसके कहने की ही देर होती है कि या तो अपने ब्लेसिंग स्किल को एक्टिवेट करके अपनी लाइटनिंग स्पीड से एक एक चमचे की तरफ बढ़ते हुए उसकी जान को ले लेता है। अब इस मैदान में सिर्फ 2 प्लेयर्स ही बाकी होते हैं। एक तो वो रुकी प्लेयर होती है जिसके पास डॉल होती है और दूसरी कोई और नहीं बल्कि इन सब की दिलों की धड़कन मिस अर्जा। रुकी प्लेयर की तो ये देख के वहीं पे गीली हो जाती है, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। हालांकि ये सब कुछ मिस अर्जा अपनी बेइज्जती अपनी आंखों से ना देख पाती। वो गुस्से में बहते हुए अपनी तलवार को लहराते हुए यातों पे टूट पड़ती है, मगर यातों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती है। या तो आसानी से अपने शॉट से उसके हमले को रोक लेता है। जब उन दोनों की तलवार एक दूसरे के खिलाफ क्लैश करी होती है, मिस अर्जा अपनी पूरी कोशिश में होती है कि वो उसे पीछे धकेल पाए, मगर धकेलना तो क्या, अर्जा उससे हिला भी ना पा रही होती। अर्जा उससे पूछती भी है कि आखिर सिर्फ एक ही हमले से तुमने मेरे 7 प्लेयर्स का काम तमाम कर दिया। तुम्हारे पास ऐसे ऐसे स्किल्स है जो कि शायद कभी सुनने को भी नहीं मिलते। तुम आखिर इतने कम वक्त में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बने? या तो इसका जवाब सीधे मुंह ना देता और वो कहता दफा करो इन बातों को। मगर तुम्हें क्या लगा कि तुमने जब मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे पा लिया या फिर तुमने मुझे अपने जाल में फंसा दिया? ओ मोहतरमा, मुझे शुरू से ही मालूम था कि आप मुझे अपने जाल में फंसाने की नाकाम कोशिशों में जारी है, और मैं भी एक बेचारा मस्कीन बनते हुए आपकी इनविटेशन को कबूल किया। आखिर कैसे इनकार करता? आपने मुझे इतने प्यार से भेजी थी, अब आपने मुझे बुला ही लिया है। आप इस दिन को बचताएगी कि आखिर मुझे आपने बुलाया ही क्यों? लेकिन वो लड़की उससे कहने लगती है मुझे भी इतना हल्का मत लो, मेरा नाम है अर्जा। ये कहते हुए मिस अर्जा भी अपने डिवाइन पावर के स्किल्स को एक्टिवेट कर देती है। उसकी पावर 100 गुना नहीं बल्कि 200 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अर्जा उसे वार्न करती है कि ये स्किल भी तुम्हारे स्किल्स की तरह काफी ज्यादा रेयर है। वो अब काफी तेज से हमारे मेन कैरेक्टर यातो के इर्द गिर्द मंडलाने लगती है। यातो भी यहाँ तक उसको देख ना पा रहा होता। यातो कहने लगता है इसकी भी पावर काफी ज्यादा डिवाइन है और काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे मालूम तो था कि इससे लड़ते दौरान मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी। देखते देखते अर्जा यातो के पास से गुजरती है और एक वक्त में वो कई सारे वार यातो को करके गुजरती है। ऊपर से मिस अर्जा के एक एक हमले के पीछे इतनी बड़ी ताकत छुपी पड़ी होती है कि बस से बदतर यहाँ तक यातो की भी HP 60% ड्रॉप होती है। मिस अर्जा कहने लगती है तुम थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा मुंह चला रहे थे, लेकिन मेरे अगले हमले से तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर मिस अर्जा ने अपने ख्यालों में भी ये बात नहीं सोची होती जो उसके साथ आगे होने को जाएगी। हम देख पाते हैं या तो फिर से अपने रेयर स्किल का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को फुल कर लेता है। खैर यार, अर्जा भी अपने उन्हीं ख्यालों में गुम होती है कि मैं अपने अगले वार से उसका काम तमाम कर दूंगी। ये सोच के अर्जा अपना दूसरा वार करती है जो कि फोन से जाके यातो को लगता भी है, मगर उसके हमले से यातो जर्रा भी डैमेज तक ना ले पाता। ये देख के मिस अर्जा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। उसकी हेल्थ तो काफी ज्यादा कम थी। मेरे अगले वार के लगते साड़ी से तो मर जाना चाहिए था। या तो इसी बीच में उससे टोकते हुए कहने लगता है हाँ तो मिस अर्जा, आपके टर करने से पहले मेरी आखिरी लाइन कहाँ पे थी? हाँ याद आया, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें काफी ज्यादा पछतावा होगा। मिस अर्जा के यहाँ पे पसीने छूट रहे होते हैं ऊपर से और नीचे से भी। अर्जा अपने मन ही मन में सोचती है मैंने इस पे इतने खतरनाक वार किए जिनकी डैमेज 9000 थी, मगर इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उसके चेहरे और उसके जिस्म पे एक खरोच तक नहीं है। आखिर इसने किया तो किया भी क्या इसके पास कोई और
स्किल्स भी है। आखिर चल क्या रहा है? क्या ये गेम में हैकर है? नहीं, अभी तक तो इस गेम में एक हैकर भी नहीं है। तो आखिर इसने अपनी फुल हेल्थ कैसे कर ली? इस गेम में ऐसा स्किल भी नहीं है जो कि शायद किसी दूसरे के पास हो, जो कि उसकी एक सेकंड में नजर चपकते ही पूरी की पूरी हेल्थ को दोबारा से रिस्टोर कर ले। तो आखिर ये इसने कैसे किया? या तो अपने फाइनल वार करते दौरान कहने लगता है, मिस अर्जा अब मेरी बारी। मिस अर्जा इस दौरान अंदर ही अंदर से रो रही होती है और वो रोते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। ये कहते हुए मिस अर्जा फौरन से उसके हमले की रेंज से काफी ज्यादा दूर हो जाती है। या तो उसे कहने भी लगता है, अरे क्या हुआ, अभी तो मैंने वार किया ही नहीं, अभी तो डेमो भी नहीं दिखाया, तुम पहले से भाग रही हो। तो मिस अर्जा आगे से कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है ना कि देखने का और ना कि हरी जवानी में मरने का। खैर तुमने मुझे बैटल में जरूर हरा दिया और अब मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकती, मगर शायद से तुम्हें इस डॉल गेम के रूल्स अभी भी नहीं मालूम। तुम यही सोच रहे होगे कि डॉल तो इस लड़की के पास है जो मेरे साथ खड़ी हुई है, तुम्हें इसकी जान लेनी होगी, मगर तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कहते हुए मिस अर्जा अपनी चमची को ही ऑर्डर देती है कि मेरी जान ले लो। अब जैसे कि इस गेम के रूल्स होते हैं कि डॉल वाला प्लेयर अगर किसी दूसरे प्लेयर की जान ले ले तो वो डॉल गेम में बचे हुए अपने आप ही किसी तीसरे प्लेयर को मिल जाती है। तो अब हमें मालूम पड़ता है कि डॉल अपने आप यातों को मिल जाती है, मगर बात तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। अब वो रुकी प्लेयर यहाँ पे अपने आप की खुद ही जान ले लेती है और इस गेम में अब सिर्फ और सिर्फ यातो ही बाकी होता है। अगर यातो अकेला बाकी होता तो वो जीत जाता। हाँ, मगर मसला तो यहाँ पे यह है कि डॉल के ट्रांसफर होने के बाद ही यातो आखिरी प्लेयर बचा है। अगर इससे पहले पहले वो आखिरी प्लेयर बचा होता तो यकीनन वो इस गेम को कब का जीत चुका होता। यातो को काफी ज्यादा बेचैनी होने लगती है, उसकी आंखों के सामने खौफ आ रहा होता है, अंधेरा छाने लगता है। उसने ये चीज अपने ख्वाबों में भी नहीं सोची होती। या तो फिक्रमंदी से कहने लगता है और इस गेम के आखिर तक जिसके पास डॉल होती है उसे सबसे बुरी पेनल्टी पड़ती है। उस रुकी प्लेयर ने तो अपनी जान खुद ही ले ली थी क्योंकि वो लास्ट प्लेयर नहीं थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो तब भी मैं ही हारूंगा क्योंकि इस वक्त मैं इस पूरे के पूरे मैच का सबसे लास्ट प्लेयर हूँ। या तो सोचने लगता है कि वो कुतिया तो मुझे छूने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन अब उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया। टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा होता है और गुजरता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। हालांकि या तो अभी भी अपना सर पकड़ के बैठा होता है कि वो क्या करे, उसे टेंशन खाई जा रही होती है, जबकि उसके पास अभी भी 4 घंटे बाकी होते हैं। या तो लेट के सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। ऐसी बेसहारा सूरतों में आखिर कौन उसका सहारा बनेगा? क्या इस गेम से अब निकलने का कोई रास्ता भी होगा? इन्हीं सब में देखते ही देखते यातो के दिमाग में एक अचानक से ख्याल आता है, वो उठ बैठता है और सोचने लगता है कि नहीं, ये एक गेम का हिस्सा है, ये गेम का एक रूल है। अगर ऐसा करने से मेरी हार होती तो अब तक तो मैं हार चुका होता और मैच खत्म हो गया होता, मगर टाइम अभी भी चलता जा रहा है और गेम के फंक्शंस भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने जितना सोचा था उससे बढ़ के मामला खराब नहीं हुआ, अभी भी सिचुएशन मेरे हाथ में ही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब बनता है, क्योंकि ये गेम का रूल है तो कहीं ना कहीं पे इस गेम के रूल को ओवरकम करने की भी सिचुएशन होगी। अभी भी कहीं ना कहीं पे इस गेम में रास्ता होगा, जिस वजह से तो ये गेम अभी भी चल लिया है।